हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैं क्लास 9th का जो न्यू वाली मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं, यानी जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। तो इसका पहला दूसरा लेसन पूर्ण रूप से मैंने कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो आज यानी कि आपका तीसरा लेसन चलने वाला है, पार्ट 3 का नाम है चुनावी राजनीति। और चुनावी राजनीति का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स दिए गए थे जिन्हें मैंने यहाँ पे नोट किया है और हम इसी पॉइंट्स को समझेंगे। इस पॉइंट्स में क्या बातें कही गई हैं हम उसे समझने का पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पार्ट 3 चल रहा है, आपकी जो न्यू वाली एनसीईआरटी क्लास 9th की चल रही है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। यहाँ पे फर्स्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी आप क्लास 9 में जो लोकतांत्रिक राजनीति की बुक पढ़ रहे हो वो फर्स्ट चल रही है। जब आप 10th में जाओगे तो वो सेकेंड आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो पार्ट 3 है चुनावी राजनीति, इसके जब मैंने ये वाला लेसन पढ़ा तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसके लेसन में दिए गए थे। जैसे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे कि यहाँ पे आपका पॉइंट्स क्या है, तो हम आपको सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बता दें कि आपका जो तीसरा लेसन है उस लेसन के जो अगर आप तीसरा लेसन खोलते हो ना तो उसमें प्रस्तावना मिलेगा आपको, और उसी प्रस्तावना में ये सारी पॉइंट्स दी गई हैं। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पे नोट किया और मैं आपको इस पॉइंट्स को समझाऊँगी कुछ उदाहरण के परिप्रेक्ष्य के जरिए, ठीक है। तो आपका टॉपिक क्या है, आपका पॉइंट्स क्या हैं, क्या बात इसमें कही जा रही है, थोड़ा उसे समझते हैं। तो यहाँ पे जो आपका टॉपिक है, मतलब जो पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका पहला वाला पॉइंट्स है वो क्या कह रहा है, तो बात को समझते हैं। पहला पॉइंट ये है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट ये है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है या चुनाव की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, या हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं या क्या हो सकती हैं, है ना। तो देखो, अगर हम चुनावी राजनीति की बात करें तो चुनावी राजनीति की जो टॉपिक है ये काफ़ी विस्तृत हो जाएंगी, लेकिन हम आपको उतना ही जानकारी देंगे जितने कि आपके बुक में दी गई हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये सारे टॉपिक आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छे से टॉपिक को समझ जाते हो तो आगे आपको जो भी हाई लेवल की बुक पढ़ने को मिलेगी उसमें अगर ऐसे टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा तो आप उसमें फंसोगे नहीं, आप उसे आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लक्ष्मीकांत को ले सकते हो। जैसे कि अगर आप जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे क्लास 9th का, 10th का, 12th का जो भी आपका लोकतांत्रिक राजनीति की बुक है, अगर आप उसे अभी समझ जाते हो अच्छे से तो आपको आगे जो लक्ष्मीकांत की बुक होगी उसे समझने में ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं पहले उस पॉइंट को समझिए, उसके बाद आप आगे इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करना, ठीक। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। तो अगर हम इस पॉइंट्स की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो लोकतंत्र, तो मैंने आपको तो बताया था कि लोकतंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, डिफरेंस, ये सब मैंने फर्स्ट या सेकेंड वाले जो लेक्चर थे उसमें मैंने बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये बात आती है कि लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि होते हैं, ज़रा गौर करना कि प्रतिनिधि क्यों, मतलब प्रतिनिधि किसे कहते हैं। तो जब आप लोग वोट देते हो तो जो जिस अपने सामने वाले व्यक्ति को जो चुनते हो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जिस व्यक्ति को आप सत्ता में लाते हो, सत्ता पर बैठाते हो, उसी को कहते हैं प्रतिनिधि, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। अब बात ये आ रही है कि जो आप लोग चुनते हो, अपने में से ही एक व्यक्ति को चुनते हो ना, तो उनका आप लोग उन्हें चुनते कैसे हो, इसकी बात यहाँ की जा रही है। कुल मिला के बात यह है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। तो हम इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा उदाहरण लेंगे, किसका जानते हो, राष्ट्रपति महोदय जी के चुनाव का। तो यहाँ पे हम राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होता है, हम इनके चुनाव के माध्यम से हम इस पॉइंट को समझेंगे, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रपति। हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ठीक है।
कैसे होता है। यहाँ पे हम आपको इनके मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पूरा जानकारी नहीं देंगे, सिर्फ हम आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये बात कही जा रही है, जो पॉइंट है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, तो इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा इनके चुनाव का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ठीक है, तो आप इनके चुनाव को समझना, यानी कि राष्ट्रपति जी के चुनाव को अगर आप समझ जाते हो ना, तो यहाँ पे आप ये समझ जाओगे कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है। ठीक, तो यहाँ पे समझिए राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, क्या चुनाव, इनका जो चुनाव की व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 55 में मतलब इनके चुनाव की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 55 इनके चुनाव की व्यवस्था क्या है, व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जब इनके चुनाव की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे जो इनके निर्वाचन की क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि निर्वाचन रीति। ठीक है, आप इसे निर्वाचन रीति भी बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि इनकी जो निर्वाचन रीति की जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद किस में है, अनुच्छेद 55 में है। किसके, राष्ट्रपति जी का। ठीक है, अब आगे चले हम, तो यहाँ पे बात ये आती है कि अनुच्छेद 55 के अनुसार एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। क्या, हम देखते हैं आगे ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। समझिए, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के जरिए होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एक बात यहाँ पे और आती है कि एकल संक्रमणी। ठीक है, ये क्या है, ये प्रणाली है। की जाती है। अब समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने राष्ट्रपति महोदय जी के चुनाव का एग्जाम्पल लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको बताया बातें, समझिए। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो यहाँ पे इनकी जो निर्वाचन रीति, या फिर आप इसे राष्ट्रपति के चुनाव की बात भी बोल सकते हो, चुनाव भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है, कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जी की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 55 है उसमें की गई है। ठीक है, स्पष्ट समझिए, 55 में की गई है, यानी जो इनकी व्यवस्था है चुनाव प्रणाली की। उसके बाद इनका चुनाव एक प्रणाली के जरिए होता है। कौन सी प्रणाली, आप लोगों ने सुना होगा कि राष्ट्रपति महोदय जी का चुनाव एक प्रणाली के जरिए होता है। तो किस प्रणाली के जरिए, यहाँ पे एक प्रणाली की जाती है जिसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणी मत पद्धति के जरिए इनका चुनाव किया जाता है। किसका, राष्ट्रपति जी का। ठीक, अब हम आगे चलें। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर ये कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इसे भी समझ लीजिए आप कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने सुना होगा कि जो पार्लियामेंट होती है, यानी कि संसद,
अब मैं इसे मिटा देती हूँ ना, मैं ऊपर समझाती हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें कि राष्ट्रपति का चुनाव की जो रीति है वो किस अनुच्छेद में है और किस प्रणाली के जरिए इनका चुनाव होता है। ये बातें तो क्लियर हुई। अब जरा हम ये गौर कर लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। हाँ, यदि आप अभी जो क्लास 9th की बुक है, 10th की बुक है, अगर आप उसे समझ लेते हो ना तो आप समझो कि आपका उसमें आधा ज़्यादा तो आपका लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप 9 और 10 की बुक जो है पॉलिटिकल की से पढ़ लेते हो तो। ठीक, यहाँ पे देखिए तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे इनके चुनाव की रीति की बात कंप्लीट हुई, प्रणाली की बात कंप्लीट हुई। अब बात ये करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो होती है संसद, अब संसद के जैसे कि आप जानते हो कि इसके 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा होता है आपका राज्यसभा। ठीक, मैं ये बात कर रही हूँ कि इसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, तो मैं आपको वो समझा रही हूँ। तो मैंने कहा कि एक होता है आपका संसद, और संसद के 2 सदन होते हैं। कितने? 2 सदन होते हैं। कौन से? पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। अब जरा ये समझिए कि लोकसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए लोग कह सकते हो। अब यहाँ पे जो राज्यसभा के चुने हुए लोग होते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे लोकसभा के चुने हुए लोग और राज्यसभा के चुने हुए लोग और राज्य विधान सभा, ठीक है, राज्य विधान सभा के जो चुने हुए लोग होते हैं, ये लोग और ये और कह सकते हो ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ठीक है, भाग लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, कौन से दोनों सदन? लोकसभा और राज्यसभा के जो चुने हुए लोग होते हैं, यानी कि जो निर्वाचित लोग होते हैं वो, और राज्य विधानसभा के जो चुने हुए लोग यानी कि जो निर्वाचित लोग होते हैं वो, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो इनको हटाने की जो एक प्रक्रिया होती है, महाभियोग। तो अब यहाँ पे आप ये समझना कि जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है, मैं ये नहीं बताती, लेकिन यहाँ पे इससे मैच कर रहा है बात, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। महाभियोग की प्रक्रिया में ये लोग भाग नहीं लेते, इनके चुनाव में लोग भाग लेते हैं, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया में लोग भाग नहीं लेते। कहने का मतलब ये है कि जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वो महाभियोग में भाग नहीं लेते, और जो लोग महाभियोग में भाग लेते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। इसे याद रखना। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि लोकसभा के चुने हुए लोग और राज्यसभा के चुने हुए लोग और राज्य विधानसभा के चुने हुए लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यही लोग होते हैं जो राष्ट्रपति महोदय जी को चुनते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। तो आप समझ सकते हो कि राष्ट्रपति जब यहाँ पे इस तरीके से इनका चुनाव हो रहा है, यहाँ पे तो सीधी जनता इनको चुन नहीं रही है। क्या इनको सीधी जनता चुन रही है? नहीं चुन रही। सबसे पहले जनता किसको चुनी है? यहाँ पे लोकसभा के सदस्य को चुनी है। ठीक है, राज्यसभा राजधानी यहाँ पे ये लोग चुने हुए लोग यहाँ पे पहले ही बैठे हैं, जिन्हें जनता पहले ही
मतलब सकी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे जो चुने हुए लोग आए हैं, जो चुने हुए लोग आए हैं, ये चुने हुए लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो आप इसे कह सकते हो कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे आप याद रख लीजिए कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मैं आपको बता दूं कि जो चुनाव की प्रणाली होती है, किसकी, चुनाव की, जो चुनाव की प्रणाली होती है वो दो होती है। दो होती है, कौन सी, एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रत्यक्ष चुनाव की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि जो यहाँ पे बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्य सभा, और कह सकते हो राज्य विधान परिषद, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद, इन तीनों का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और वही यदि हम बात करें कि प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, तो आप कह सकते हो कि लोकसभा का जो चुनाव होता है, हाउस ऑफ द पीपुल, इनका जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। जैसे आप मतलब जो देखो, हमारे यहाँ अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 80 सीटें लोकसभा की हैं और 31 सीटें जो हैं वो राज्यसभा की हैं। तो हमारे यहाँ से जैसे कि चुन के जाते हैं एक संसद सदस्य, जैसे कि हो गए हैं आपके, हमारे यहाँ जो हैं संसद सदस्य वो है रमेश चंद्र बिंद, ठीक है। तो यहाँ से जनता इनको चुनी, ठीक है, संसद को। अब उनको चुनी, अब वो जाके लोग यहाँ पे बैठे हैं, कहाँ, संसद में, ठीक है। अब वो पहुँचे कहाँ, लोकसभा में। अब लोकसभा में पहुँचे हैं तो यहाँ से अब वो जिसे चुनेंगे, लेकिन उनको कौन चुन के भेजा है, जनता। तो उनका चुनाव कैसे हुआ, यानी कि लोकसभा का चुनाव सीधा होता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से होता है, डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, जब भी आपसे पूछा जाए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, तो आपको बताना है कि जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है इसमें शामिल है राष्ट्रपति महोदय जी, राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अगर वही हम बात करें कि प्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, तो आप कह सकते हो कि जो लोकसभा है, हाउस ऑफ द पीपुल, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, नहीं डायरेक्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ पे चुनाव की दो प्रणालियाँ हैं, एक होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब किसका किसका होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे मेरे ये सब बताने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है उसको मैं समझाना चाहती थी। तो आई होप कि आप लोग समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये थी कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से यहाँ पे इनका चुनाव होता है वैसे, यानी कि लोकतंत्र में इसी तरीके से चुनाव किया जाता है, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय जी हो या फिर मतलब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो, जैसे भी आप यहाँ चुनते हो तो इसी तरीके से चुना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चुनाव ऐसे ही होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है तो सबका डायरेक्ट हो, नहीं। लोकसभा का प्रत्यक्ष होता है, इनका अप्रत्यक्ष होता है, राज्य विधान परिषद का अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मतलब कहने का मतलब ये है कि चुनाव लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों का चुनाव ऐसे ही होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक। तो पहला वाला पॉइंट आपका क्या हुआ, क्लियर हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड वाला पॉइंट है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, ठीक है, या चुनाव की ज़रूरत क्यों है। बिल्कुल पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों है। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है इसके प्रश्न में ही छुपा है। कैसे, मैं आपको बताऊं। देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है, तो भाई यहाँ पे जब लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में
चुनाव की ज़रूरत तो होगी ही होगी। कैसे? अब हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब तो ये नहीं है ना कि लोग एक दूसरे के ऊपर ही शासन करने लगे। नहीं, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि लोग एक दूसरे पर ही शासन करने लगे, ऐसा नहीं है। यहाँ इसका मतलब ये है कि जनता अपना मत देके चुनती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज़बरदस्ती चुना जाता है कोई व्यक्ति, नहीं, वो अपने मन से अपने इच्छा के अनुसार अपना मत देती है, चुनती है अपने प्रतिनिधि को, और वही प्रतिनिधि सत्ता में जाता है और उनके अकॉर्डिंग ही उनके हित में कार्य करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब यहाँ पे कह रहा है कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है। भाई जब यहाँ पे लोकतंत्र यानी कि लोगों का शासन है तो यहाँ पे चुनाव की ज़रूरत तो होगी ही होगी। क्यों नहीं होगी? अगर यहाँ पे चुनाव ना हो तो व्यक्ति एक दूसरे पर ही शासन करने लगेंगे और किसी का आवश्यकता पूरी होगी, किसी का नहीं होगा, तो यहाँ पे सारी बहुत सी यहाँ पे अव्यवस्था फैल जाएगी ना। तो इसी वजह से यहाँ पे लोकतंत्र में चुनाव की ज़रूरत क्यों है, तो हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट ये कह रहा है, तो देखो जब यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था है, जब यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था है तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनना होगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति के पास ना तो इतना समय है और ना ही उनके पास इतना ज्ञान है कि वो हर मिनट हर पल पे एक नया कानून बना सके। है क्या? ऐसा तो है नहीं कि हर एक स्थान के व्यक्ति एक साथ बैठ के विचार विमर्श करके अपने मत से अपने आवश्यकता के अनुसार से वो हमेशा कानून बनाते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो लोकतंत्र में भाई एक अच्छे से भूभाग को अच्छे से चलाने के लिए वहाँ पे एक अस्थाई कानून की आवश्यकता है। ठीक है, किसकी? अस्थाई कानून की। लेकिन यहाँ पे अस्थाई का मतलब भी ये नहीं है कि वो मतलब हर लंबे समय तक वो रहेगी, नहीं। यहाँ पे कुछ नियम है, जानते हो, 5 साल का नियम है ना। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी सत्ता पे आते हैं तो क्या होता है, 5 साल के बाद उनका पुनः क्या होता है, पुनः चुनाव होता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लोकतंत्र में बात यह है कि यहाँ पे चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। तो भाई यहाँ पे लोकतंत्र है। अब जानते हो कि लोकतंत्र में इतना बड़ा शासन कर मतलब इतने बड़े भूभाग को आसानी से तो नहीं चला जा सकता ना। क्यों? जहाँ पे इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है, वहाँ पे इतने सारे भूभाग को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए यहाँ पे क्या नियम कायदे कानून की आवश्यकता होगी। और जब उसके नियम कायदे कानून की आवश्यकता होगी तो वहाँ पे क्या होगा, चुनाव होगा। और चुनाव के माध्यम से कोई एक व्यक्ति सत्ता पे जाएगा, और जो व्यक्ति सत्ता में जाएगा वही व्यक्ति क्या करेगा, अच्छे से उस भूभाग को चला पाएगा सुचारू रूप से। तो इसीलिए क्या होती है, हमारे यहाँ चुनाव की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ क्या, जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे चुनाव की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक तरीके से हो या फिर लोकतांत्रिक तरीके से हो, लेकिन चुनाव कन्फर्म है कि होना ही होना है। ठीक, हम आगे चलें। इसीलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनको चुनते हैं और सत्ता में भेजते हैं। तो वो क्या करते हैं, इनके हित के ही लिए वो कार्य करते हैं, अपना मत दे के वो भेजते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बात ये थी कि लोकतंत्र में चुनाव क्यों ज़रूरी है। तो भाई इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जो तीसरी पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या कह रहा है कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। कहने का मतलब ये है कि आप किन किन आधार पे कह सकते हो कि यहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव होता है। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है पॉइंट कि किन किन चीज़ों के आधार पे, वो कौन से ऐसे चीज़ है जिनके कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कैसे समझोगे कि भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होता है। भारत में क्या, किसी भी देश में लोकतांत्रिक चुनाव होता है, या फिर लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी है। ये भी संभव प्रश्न उठता है कि लोकतांत्रिक चुनाव के लिए ज़रूरी है कि न्यूनतम शर्तें क्या होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ शर्तें भी तो होंगी। जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं
तो हाँ, यहाँ पे कुछ शर्तें हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे कारण भी हैं, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये बता सकती हैं कि हाँ, भारत में लोकतांत्रिक चुनाव होता है। अब वो कारण क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। हम आपको लिख देते हैं। पहला पॉइंट जैसे हम बताएं कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। हाँ, और हर किसी के मत का सम्मान हो। यहाँ पे मतलब ये है कि हर किसी के मत का समान मोल हो। हर किसी के मत का मोल हो। ठीक है, मोल हो। कहने का मतलब ये है कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, एसडीएम है, कुछ भी है तो उसका जो उसके मत का जो मोल होगा वो दुगना होगा। पहले ये थी व्यवस्था कि जो व्यक्ति इंजीनियर होता था, डॉक्टर होता था, जिसके पास सरकारी पदवी होती थी, उनके मत का मोल दुगना होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गई है इसलिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये हो गया कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। हम आपको यहाँ पे ये समझा रहे हैं जो यहाँ पे ये कह रहा है कि किन किन चीज़ों के आधार पे, तो यही वो चीज़ हैं जिनके आधार पे आप ये तय कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो ये तो पहला चीज़ हुआ। अब दूसरा चीज़ क्या है उसे समझते हैं। ठीक है, दूसरा आधार यानी दूसरी शर्तें। आप इसे शर्तें भी बोल सकते हो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या क्या शर्तें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हम ये पकड़ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव है या फिर होता है। दूसरा क्या है, चुनाव में विकल्प भी होने चाहिए। दूसरा, चुनाव में विकल्प भी हो। क्या विकल्प, समझते हो? भी हम आपको बता रहे हैं। और पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। जो पार्टियां होती हैं, पार्टियों को और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो। ठीक है, और हम आपको आगे बताएं कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर हो। ये भी समझ लेते हैं। तो तीसरा है, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। ठीक है, और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। जाने चाहिए। ठीक है, देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये वो शर्तें हैं, ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हो, ये वो शर्तें हैं जो ये तय करती है कि हाँ, किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी को चुनाव करने की पूरी क्या हो, सुविधा हो, हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरी बात, चुनाव में विकल्प भी होने चाहिए। जो पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनको चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो।
ऐसा नहीं है कि आप इस धर्म की जाति को ये पार्टी हो तो आप नहीं लड़ सकते चुनाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चुनाव का अवसर नियमित होना चाहिए। और फिर यहाँ पे कह रहा है कि नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराना चाहिए। तो हाँ, जानते हो कि हमारे यहाँ नए चुनाव कराए जाते हैं 5 साल के बाद। तो हमारे यहाँ ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। हमारे यहाँ लोग, और ये बात यहाँ पे एक और आती है कि लोग जिसे चाहे वास्तव में उसी को अपना क्या मत दे सकते हैं, उसी को चुन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये ऐसी चीज़ें हैं जो ये तय करती हैं, जो ये बताती है कि हाँ, किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट 3 था वो तो उसे तो मैंने क्लियर कर दिया। और इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पॉइंट से हटके हैं, तो हम उसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेके आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ पे जो पॉइंट था उसे समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। और यदि नहीं भी आया है तो हम उसे आप पूछना, हम उसे पुनः बता देंगे। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।